डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा पिछले दिनों में वीडियो टाइम पे नहीं आया होगा और आज शायद काफ़ी टाइम से वीडियो आ रहा होगा। उसकी वजह भी यही थी कि थोड़ा से 5-7 दिन से पिछला थोड़ा अस्वस्थ चल रहा था, गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मेनली तो ढंग से प्रोनाउंसिएशन क्या बोला ही नहीं जा रहा था, अच्छी खासी आवाज़ नहीं आ रही थी, शायद आप तक वॉल्यूम पूछ भी नहीं थी। हो सकता है आज भी थोड़ा आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो। बट आज अपन जो अपना नेक्स्ट पार्ट था, हालांकि इससे पहले 4 पार्ट अपन बना चुके हैं और आपने देखा होगा, ठीक है। अगर कोई ये डायरेक्ट ही देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो चारों देखे, तभी जाके ये समझ में आएगा, वरना को मतलब नहीं होता। क्योंकि चैप्टर्स जो हैं अपन हर पार्ट को सीक्वेंस अपन ने पार्ट बना रखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट डाल रखी, तो सीक्वेंस में देखना तो आपको पता है बहुत ज़रूरी है। साथ ही कुछ जो टेंशन्स है आपके, वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जो टेंशन है नहीं, उससे ज़्यादा ही कुछ आप लोग टेंशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ही राय देना चाहता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो और जो मैटर है उसको पढ़ो। और अपने जो टीचर हैं XYZ, मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर, हो सकता है कोई भी आपके जो टीचर हैं जहाँ आप पढ़ रहे हो, कृपया कुछ डिसीजन लेने से पहले उनकी राय ज़रूर लें। ऐसे नहीं कि यहाँ हड़बड़ी के अंदर या कुछ टेंशन में आकर, यानी कि बिना सोचे समझे अपन कुछ ऐसा करें या टाइम वेस्ट करें, तो कृपया पहले एक बार सोचें, समझें और विचार करें, ठीक है। अब अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। अपना जो आज का टॉपिक है, आपको पता है अपन ने रंजक पढ़ रहे थे, रंजकों का अलग अलग उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण देखा था पिछले पार्ट में। आज अपन रंजकों का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आज अपने पास आधार क्या है? आज आधार है संरचना, यानी कि संरचना के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण करेंगे। संरचना से क्या मतलब हुआ? संरचना से मतलब हुआ, देखो ये चीज़ें, अब जैसे ये स्ट्रक्चर है रंजक की, अच्छा, लेकिन मैं बता दूं आपको, यहाँ पे किसी भी रंजक की स्ट्रक्चर को याद नहीं करना है, पहली कंडीशन है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में नहीं आता। और दूसरी बात, ये याद आपको हो गए, समझ लो याद आपको हो गए। और कहाँ हो गए ये याद? अपने जो 10 से लेके अपने 13 तक के चैप्टर हैं, जो रिएक्शंस के चैप्टर हैं, जो अपन ने नहीं पढ़े हैं, जो अपने को पढ़ने हैं, क्लास में पढ़ने हैं या बोर्ड पे पढ़ने हैं, उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा ये सारे स्ट्रक्चर आएंगे। या यकीन नहीं है तो यही स्ट्रक्चर चाहो तो आप अपने 10वें चैप्टर में बुक खोल लेना, 10वें चैप्टर में देख सकते हो, बुक खोल लेना, आपको ये 12वें चैप्टर में मिल जाएगी, है ना। तो स्ट्रक्चर अपने लिए बड़ी भारी बात नहीं है। बड़ी भारी बात क्या है कि किस प्रकार के रंजक का एग्जाम्पल कौन सा है, अभी हमारे लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फोर्स ना करें या यहाँ पे ज़्यादा कुछ ना सोचें कि सर ये स्ट्रक्चर कहाँ से प्रकट हुआ। स्ट्रक्चर प्रकट हुआ है, अपने रिएक्शंस के अंदर प्रकट हुआ है। इसको बनाएंगे, पिक्रिक एसिड को बनाएंगे, फिनोप्थेलिन को बनाएंगे, जो यहाँ पे हैं मेलाकाइट, सूडान, ये नारंगी, ये सब अपन जो हैं वो सारी चीज़ें बनाएंगे, है ना। बट पीछे बना चुके हैं अपन, यूँ समझो पीछे बना चुके हैं, मजबूरी आपको पता है। हम वही चैप्टर यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको ईजी वे में याद हो सकते हैं। और मैंने कहा कि यहाँ पे आपका तो लर्निंग पार्ट ही है जो आपको याद ही करना है। तो अपन सीधा 1 बाय 1 टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पे अपने पास कुल मिलाकर 8 पॉइंट हैं जिनकी अपन स्ट्रक्चर को देखेंगे और सिर्फ एग्जाम्पल को याद करेंगे। स्ट्रक्चर को देखना और एग्जाम्पल को याद करना कंपलसरी है, क्योंकि टॉपिक के नाम से आपको मतलब तो समझ में आ ही जाएगा, बस उसका एग्जाम्पल याद करना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अपन फर्स्ट पॉइंट से ही स्टार्ट करने को चलते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो आपके सामने नज़र आ रहा है, नाइट्रो एम नाइट्रोसो। अब आपको पता है नाइट्रो समूह जो होता है वो आपको NO2 होता है और नाइट्रोसो होता है वो NO होता है, ये 2 ग्रुप हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे रंजक जिनकी संरचना के अंदर NO2 ग्रुप और NO ग्रुप उपस्थित होते हैं वो इस श्रेणी के अंदर आएंगे। अब जैसे ये है आपका पिक्रिक अम्ल, जैसे मैंने कहा कि पीछे ही हम इस स्ट्रक्चर को 2 बार बना चुके हैं, है ना। तो ये जो पिक्रिक एसिड है इसमें नाइट्रो समूह है और ये पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक अम्ल होता है। क्या होता है ये? पिक्रिक अम्ल होता है, शाइनिंग ऑरेंज कलर का सा होता है, अपने पास लैब में पड़ा है पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये NO2 समूह के कारण, यानी कि इसकी संरचना में NO2 ग्रुप आ रहा है, इसलिए अपने कहा दिया नाइट्रो समूह उपस्थित है। और जिसके अंदर NO
कौन सा समूह उपस्थित हो, NO समूह उपस्थित हो, वो नाइट्रो समूह वाला। तो एक कैटेगरी बांट दी कि ऐसे ऐसे रंजक जिनके अंदर नाइट्रो और नाइट्रोसो समूह उपस्थित होते हैं। अब अपने को नाम याद रखना है। कोई पूछ ले कि ऐसे रंजकों के नाम बताओ जिनमें नाइट्रो और नाइट्रो समूह उपस्थित होते हैं, तो अपन बोलेंगे पिक्रिक एसिड और पक्का हरा O। पिक्रिक एसिड और पक्का हरा O, ये 2 वर्ड अपने को याद करने। कोई नाइट्रो का पूछे तो पिक्रिक एसिड और कोई नाइट्रोसो का पूछे तो पक्का हरा, बस। और कुछ भी याद नहीं करना। नाम पता आपको हुआ क्या है, जिनमें नाइट्रो या नाइट्रोसो समूह उपस्थित होते हैं ये आपके नाइट्रोसो रंजक कहलाते हैं, यानी कि पिक्रिक अम्ल और पक्का हरा इनके एग्जाम्पल हैं। बस इतनी बात याद करनी है अपने को, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। मैंने आपको पहले ही कहा कि स्ट्रक्चर पे ध्यान ना दें। स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर जो याद होनी है वो कहाँ होगी कि ये बनी कैसे थी, स्ट्रक्चर वहीं से अपने को याद होगी, यहाँ डायरेक्ट याद नहीं होगी। चाहो तो अपन रट सकते हैं बट वैल्यू नहीं है इसकी कोई, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ कि जब अपन रिएक्शन वाला पार्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर अपने को याद हो चुकी होगी। बस इनको तो क्या करना होगा, ऐसे ऐसे टिक लगाना होगा। अच्छा नाइट्रोसो है, अच्छा पिक्रिक एसिड है, ये पक्का रहा है, बस ऐसे लर्निंग करना है। और मैंने कहा था इसके लिए कि आप कीवर्ड्स बनाइए। जैसे आप ये लिखोगे, इसके सामने 8 लाइनों में इन 8 के नाम लिखो और सबके एग्जाम्पल सामने लिख दो, बस 8 लाइन में काम होना चाहिए इनका, ठीक है। चलो अपन आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट अपना क्या है, डाईफेनिल मेथेन रंजक। देखो नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे रंजक जिनमें डाईफेनिल और मेथेन उपस्थित हों, डाईफेनिल और मेथेन उपस्थित हों। अभी देखो ये आपका डाईफेनिल, ये देखो ये आपका जो रिंग है C6H5 जिसको अपन कह सकते हैं, या शॉर्ट में अपन इसको PH कह सकते हैं, ये फेनिल ग्रुप बोलते हैं। डाईफेनिल 2 फेनिल ग्रुप आ रहे हैं और एक मैथेन, क्या जुड़ रहा है, एक मैथेन। ये रंजक है क्योंकि इसमें NH2 समूह जुड़ा हुआ है। ये इधर देख लो, है ना, ये ग्रुप जुड़े हैं, बट इसके स्ट्रक्चर याद नहीं करनी। फिर बोल रहा हूँ कितने सी चीज़ याद करनी है। कोई पूछ ले डाईफेनिल मेथेन रंजक का कोई एग्जाम्पल, तो आपको ओरेमीन O बतानी है। ओरेमीन ऐसा कुछ एक मछली का नाम भी होता है, ठीक है। तो ये ओरेमीन O बताना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो थोड़ा सा और ध्यान दे लो इधर। इन रंजकों का मुख्य ढांचा डाईफेनिल मेथेन होता है, यानी कि मुख्य ढांचा कौन सा है, ये वाला है। मुख्य ढांचा कौन सा है, इस प्रकार के रंजकों का मुख्य ढांचा यानी कि मेन चीज़ क्या है, ये है। अब छोटा मोटा ग्रुपिंग चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे Cl- है, या जैसे ये Me है, वो Me यहाँ पे किसका बताया गया है, ये बताया गया है मैथिल। जो Me होता है वो अपना मैथिल होता है। जहाँ पे आपको कभी Me नज़र आ रहा है उसका मतलब है मैथिल समूह है, और जहाँ पे Et नज़र आ रहा है उसका मतलब एथिल समूह होता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी हो रही है आपको पता है, 4 हो रही है ना। क्यों, क्योंकि 2 तो नाइट्रोजन बॉन्ड या कार्बन जो जुड़ रहा है और 2 मैथिल समूह जुड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे है ना, तो ग्रुपिंग चेंज हो सकती है यहाँ पे, इधर कुछ चेंज हो सकता है। मतलब मुख्य ढांचा कौन है, 2 फेनिल और ये मैथेन, डाईफेनिल मैथेन। तो ये अपने को एक एग्जाम्पल याद रखना है, कौन सा, ओरेमीन O, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। और बाकी ये चाहो तो आप देख सकते हो, जो रेशम, ऊन, जूट, कागज या चमड़ा इत्यादि को रंगने में प्रयुक्त होता है, ये नहीं कि इसकी यूजेज हैं, बट इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं। अब अपन चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, सॉरी थर्ड पे। थर्ड है अपना ट्राईफेनिल मेथेन रंजक, बट दुविधा कि यहाँ पे डाई लिख रहा है। ये जो डाई लिख रहा है इसको आप करो ट्राई, क्या करोगे इसको, ट्राई। ये डाई नहीं है, डाई की जगह क्या करोगे आप, ट्राई करोगे, है ना। ट्राईफेनिल मेथेन रंजक, क्योंकि डाईफेनिल मेथेन रंजक अपन पढ़ चुके। इसमें क्या होगा, इसमें 3 फेनिल तो मुख्य हैं, जैसे ये हैं 3 फेनिल हैं और ये मेथेन हो गया। ये तो इसका मुख्य ढांचा है। अब बाद में वगैरह वगैरह जैसे वहाँ पे जुड़ रहे थे ना 2 मैथिल ऐसे क्लोराइड, ऐसे ही देखो इधर भी जुड़ रहा है। हुआ क्या, बस कुछ नहीं हुआ। ऊपर वाले से अगर अपन इसकी तुलना करें ऊपर वाले से, तो बस एक ही चीज़ का फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ये जो यहाँ पे आपकी एक ये जो NH2 जुड़ रहा था उसकी जगह एक फेनिल और जुड़ गया, जो ओरेमीन O है उसके अंदर ये एक फेनिल और जोड़ दिया, इसलिए इसको डाईफेनिल की जगह अपन ट्राईफेनिल मेथेन बोलने लग गए। ट्राईफेनिल मेथेन रंजक की एक कैटेगरी हो गई कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर के जितने भी रंजक हैं वो इस नाम से जाने जाते हैं। अब इनका जो एग्जाम्पल हमारे सामने जो है, मुख्य ढांचा तो ये है जिसके अंदर 3 फेनिल और एक मैथेन समूह है। इसका जो एग्जाम्पल है ट्राईफेनिल मेथेन रंजक का, वो है मेलाकाइट,
मेलेकाइट हरा। क्या नाम है? मेलेकाइट हरा। ठीक है, जैसे कि मेलेकाइट हरा एक उपयोगी रंजक है जो ऊन तथा रेशम को सीधा रंगता है। ऊन तथा रेशम को सीधा रंगता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सीधा रंगने का मतलब जैसे अपन ने नील नहीं देते वाइट कपड़ों में सीधाई, वैसे ये सीधा रंगने में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन बनाएंगे और ये भी अपन 10वें चैप्टर में भी बनाएंगे और 10वें के बाद 11वें में बनाएंगे। ये अपन 2 जगह बनाते हैं। देखो अब कैसे क्या बनाने हैं इनको। थेलिन एक थैलिक एसिड होता है। क्या होता है? थैलिक अम्ल होता है। जेंथिन भी पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर होती है। अभी आपको बताते क्या चक्कर है। थैलिक एनहाइड्राइड का मतलब आप यूँ समझो, ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये वाला, ये थैलिक एनहाइड्राइड ही है। बट कब है? जब इस कार्बन से ये 2 फेनिल समूह जुड़े हुए ना, इनकी जगह अगर जैसे नीचे की तरफ से जैसे C डबल बॉन्ड O था, ऐसे ही यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O होता, तब तो वो क्या होता? थैलिक एनहाइड्राइड। मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। जैसे कि आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये आपका थैलिक एनहाइड, जैसे कि ये आपका है, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड ये इतना सा होता है। क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड ये होता है इतना सा, ये O है, ये डबल बॉन्ड O है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। अच्छा, अब आप ये भी सोच सकते हो थैलिक एनहाइड्राइड थैलिक अम्ल से ही बना है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है उस अम्ल में से एक जल का अणु निकल जाना। क्या निकल जाना? एक जल का अणु निकल जाना। अब आप सोच रहे हो कि ये किससे बना होगा? ये थैलिक अम्ल से बना होगा। अब आप सोच रहे हो थैलिक अम्ल क्या होता होगा? ये बच्चों अपने रिएक्शन है, ये अपने एक प्रॉपर रिएक्शन है, इसकी चिंता आप ना करें। एक बेंजीन के ऊपर 2 COOH समूह जुड़े हुए होते हैं जो अपना थैलिक अम्ल कहलाता है। इसको अपन कई जगह बनाएंगे। एक रिएक्शन में भी थैलिक अम्ल को बनाते हैं जहाँ पे अपने को साथ में एमीन भी मिलती है। अब देखो हुआ क्या था, यहाँ से एक जल का अणु निकला था, थोड़ा सा गरम करने पर तब जाके ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है वैसे स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन फिर आगे जाके, किसकी रिएक्शन? फिर आगे जाके इसकी रिएक्शन हुई थी बच्चों, किससे हुई थी? इसकी आगे जाके रिएक्शन हुई थी अपने, किससे आगे जाके रिएक्शन हुई इसकी, ये दिख रहा है आपको कुछ इसके ऊपर, फिनोल से रिएक्शन हुई थी। किससे रिएक्शन हुई? फिनोल से। इट मीन्स ये जो आपका थैलिक अम्ल था उससे जल निकला, थैलिक एनहाइड्राइड बना और थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन 2 फिनोल के अणु से कराकर थैलिक, ये आपका फिनोप्थेलिन, ये फिनोप्थेलिन अपनी एक सूचक का कार्य करता है। इसकी स्ट्रक्चर भी मैं बोल रहा हूँ ये प्रोडक्ट में बनाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद हो ही जाएगी, कंपलसरी हो जाएगी, आप चाहोगे नहीं तो भी हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं यहाँ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका दिमाग यहाँ पे सॉफ्ट ही रखना चाहता हूँ कि आप इजी वे में इनको याद करें। बस इतना ही ध्यान दें कि जो आपका थैलिन और जेंथिन रंजक है उसमें से आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं और उन प्रोडक्ट्स का नाम याद रखें। देखो ये क्षार को पिंक कर देता है, कौन? फिनोप्थेलिन। आपको एक ट्राइटेशन कराई है लैब के अंदर और सब जानते हो, आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ये सूचक है, इंडिकेटर है जो क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। पिंक कलर दे देता है, खुद नहीं होता पिंक का लेकिन पिंक कलर दे देता है, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरोसिन होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड तथा फिनोलिक यौगिक के संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन, जोड़ना, है ना, से बने यौगिक थैलिन कहलाते हैं। इन कैटेगरी को क्या बोलते हैं? थैलिन, ठीक है। किस से? एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड और ये, ठीक है। समझ गए बात को? तो एग्जाम्पल याद रखने आपको, फिनोप्थेलिन और फ्लोरोसेंस देख लेना। मैं एग्जाम्पल में ऐसे ही दूंगा। अभी जैसे अभी पिछला एग्जाम में भी यही पूछा था, धनायनी अपमार्जक का नाम बताओ, या जैसे डायरेक्टली पूछते हैं कुछ भी, जैसे मैंने कहा या तो ड्रग्स का नाम देंगे, उसका कैटेगरी पूछेंगे, या कैटेगरी देंगे उसका एग्जाम्पल पूछेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। या फिर अपने पास जैसे अपमार्जक हैं, साबुन, आगे भी इस चैप्टर में अभी 60% चैप्टर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या याद करना है आपको? समझ गए बात को। फिर आता है एजोरंजक अपन पढ़ चुके हैं, वर्णमूलक वगैरह वर्णवर्धक जो पढ़े हैं वो सब एजोरंजक की कैटेगरी के अंदर ही पढ़ के आए हैं। तो एजोरंजक क्या होता है? एजो भी अपना एक समूह होता है। एजो क्या होता है? समूह होता है। और ये क्या चीज़ है?
जहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाता है और उसके दोनों तरफ कुछ ग्रुप जुड़ते हैं और उनके साथ आपके जो वर्णवर्धक समूह, आपने वर्णमूलक और वर्णवर्धक दोनों चीज़ें पढ़ के आए, दिस इज नाउ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, ध्यान रखना उस क्वेश्चन को आप याद जरूर करें, ये वो आगे तक भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान दें आप लोग। NH2 है, ये आपका द्वितीयक अमीन है, ये तृतीयक अमीन है, ये OH। ये जब आपके इन वर्णमूलक से जुड़ जाते हैं तो उनकी कलर प्रदर्शित करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं या कलर दिला देते हैं उनको, ये इनकी खास बात। जैसे कि अपन ने वर्णमूलक और वर्णवर्धक में अंतर देखा था। तो इस प्रकार से एजो रंजक का निर्माण होता है। देखो ये आपका एजो समूह था, इसमें आपका ये द्वितीयक क्या जुड़ गया, ये आपका तृतीयक अमीन हो गया एक तरह से, ठीक है। ये ग्रुप जुड़ गया तो इसको कलर मिल गया, मैथिल ऑरेंज हो गया। अब देखो बात पते कि ये यहाँ पे है कि इनको अपन बनाएंगे, इनको भी मैं बोल रहा हूँ, ये जितनी भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, सूडान, एरिलीन येलो, मैथिल ऑरेंज, ये सारी स्ट्रक्चर अपन रिएक्शंस के अंदर, कंडेंसेशन की रिएक्शन के अंदर बनाएंगे। इनको फिनॉल के साथ इनका क्रियाक्रम करेंगे, क्रियाक्रम मतलब क्रिया कराएंगे और इनका प्रोडक्ट बनाएंगे। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर में ना उलझें। अभी जो मैं शब्दों के लिए बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ शब्दों पे जाएं और एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश करें। याद नहीं, एग्जाम्पल को तो आपको एक बार नहीं 4 बार पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ये भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हाँ कुछ सिंपल ट्रिक होगी कि इसको कैसे थोड़ा सा अपने हिसाब से, तो वो बता देंगे आपको लास्ट टाइम में। बट ये जैसे मैंने कहा हूँ कि इस चैप्टर को कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये आप समझने की कोशिश करते रहो, ठीक है। हाँ तो एग्जाम्पल यहाँ से कौन से थे अपने, मैथिल ऑरेंज, एनिलीन येलो और सूडान फर्स्ट, ये सब मैं बना के दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल में अपने पीछे वाले चैप्टर में। फिर आता है बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा, इंडिगो। इंडिगो बहुत नाम सुने इंडिगो के, रंजक या नील। इंडिगो रंजक जो है साधारण भाषा में इसको अपन क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, क्योंकि जो नील का पादप का जो नाम है इंडिगोफेरा, इसका वानस्पतिक नाम जो है, पता है आपको बंगाल में ये इसकी बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। फिर अंग्रेज़ों का जैसे ब्रिटिश काल में थोड़ा सा इनका आधिपत्य हुआ तो किसानों के साथ मतलब नील की खेती तो मतलब खेती तो वो करते थे और पूरा माल विदेश में जाता था या कमाई उनके पास होती थी। तो फिर किसान वहाँ पे खेती नहीं करने के मतलब इसके आंदोलन भड़क गए कि हम क्यों करें खेती, पर नहीं करेंगे। तो इसके मामले में तो काफ़ी बड़ा इसका आंदोलन भी चला है, ये तो बहुत चर्चा में रहा है सब्जेक्ट। चलो अपन क्यों जाएं हिस्ट्री के अंदर, अपने को अपने मतलब से मतलब है। देखो इंडिगो रंजक क्या चीज़ है। इंडिगो रंजक एक्चुअल में, इंडिगो रंजक आपको दिख रहा है, थोड़ा सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि इंडिगो रंजक जो है नील है, सीधी भाषा में आप देखते हो जो ब्लू कलर की वो नील होती। 1906 में ब्रिटिश काल में नील की खेती न करने के कारण बंगाल के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था, क्योंकि जब बंगाल में है तो किसान बंगाल के आंदोलन करेंगे, राजस्थान के क्यों करेंगे, ठीक है। इसका जो नाम है वो क्या है, इंडिगोफेरा। अब पूछा जा सकता है नील के पादप का वानस्पतिक नाम बताओ, ठीक है, तो इंडिगोफेरा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप सोच रहे हो हमसे कोई महाभारत थोड़ी लिखवाएंगे, ठीक है। हाँ फिर आता है आपके पास इसकी स्ट्रक्चर और इसके बारे में कुछ दो शब्द। देखो इसका कारण क्या है, इसका नाम इंडिगो रंजक रखा गया क्योंकि इसका पेड़ का नाम क्या था, इंडिगोफेरा, इसीलिए इसका नाम इंडिगो रख दी। सबसे पुराना कार्बनिक रंजक है, इस बात को भी ध्यान दे। इंडिगो या जिसको अपन नील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नील, जो अपन वाइट कपड़ों में देते हैं। अब देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है आपके सामने, बट मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आप याद करो क्योंकि नहीं आएगी, आज तक नहीं आई, ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन ना ले। फिर आता है आपका एंथ्रोक्विनोन रंजक। अब देखो शायद आपको मैंने कभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, अपने यूट्यूब पे भी इनके वीडियो हैं, कि आपको कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स को आपको ड्रॉ करनी थी। देखो नाम से ही सब पता चल जाता है। जैसे एक होता है उसको अपन बेंजीन बोलते थे, 2 मिल गई उसको अपन क्या बोलते थे नेप्थलीन, 3 को अपन एंथ्रासीन, और 3 कुछ इस प्रकार से हो जाती थी, 3 बेंजीन वलय कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होती थी
उसका नाम अपन देते थे फिनेंथ्रीन। तो ये सब अपन पढ़े हुए हैं, सब स्ट्रक्चर वगैरह अपन ने कहीं ना कहीं इनको लाइफ में पहली बार देखा हुआ है। तो जहाँ एंथ्रा ये जो नाम आ रहा है वहीं समझ जाओ कि यहाँ पे 3 बेंजीन वाले आ रहे हैं, एकदम इक्वल जुड़ी हुई हैं। क्विनोन का मतलब है कि यहाँ पे एक वलय के अंदर कोई ना कोई आमने सामने वाले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये रिएक्शन अपने पहले भी आएगी, बट मैं अभी भी नहीं कह रहा कि आप इसके स्ट्रक्चर याद करो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रंजक है जो अपन ने पहले भी एलिजरीन जो एल्युमिनियम के लिए गुलाबी रंग और बेरियम के लिए जो नीला रंग देखा था, वही है, वही मास्टरमाइंड कलर है ये। यहाँ पर भी वही रंजक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, एंथ्राक्विनोन वर्ग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य एलिजरीन जो अपन पहले ही देख चुके हैं, याद करो, वो ही है, सेम टू सेम एलिजरीन ही है, ये दूसरा नहीं है, बस देखने का फर्क है। वहाँ अपन ने इसको ऐसे ब्रैकेट में 3 लगा के एल्युमिनियम सा लगा रखे थे, वही चीज़ है। अब बोलोगे सर वो वहाँ पे तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था, अरे भाई सेम मतलब है। यहाँ पर भी क्या है, ये देखो, इधर आपका फेनिल सा जुड़ा है, इधर फेनिल है, ये बीच में आपका डबल बॉन्ड वगैरह ये है, ठीक है। तो वहाँ हो क्या रहा था, वहाँ ये और ये ऑक्सीजन मिलकर इधर ये एक OH था। सेम अगर मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहूँ तो आप खुद बोलोगे कि हाँ सर ये तो सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है। अब देखना कैसे देखोगे, सेम ही चीज़ है, ये लो, ये आपकी जो चीज़ थी, अब देख लो वो ही है, एलिजरीन जो एल्युमिनियम वाला था ये वो ही रंजक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन पहले भी देख चुके हैं, अपने पास ये स्पेशल कैटेगरी है, इसको अपने को देखना है। एंथ्राक्विनोन का मतलब आप समझ गए किस टाइप का है, बट अपने को तो क्या करना है, एक चीज़ याद करना है, क्या, एलिजरीन इस सदस्य का मुख्य सदस्य है और सबसे ज़्यादा उपयोगी है। क्यों, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ बात यह है कि जब अपन आयंस को चेंज कर देते हैं तो कलर ही चेंज हो जाता है। 1 पंथ 2 काज, यहाँ तो 1 पंथ 5-10 काज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इसके लिए विशेष इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे समझने वाली बातें क्या है, एलिजरीन। अच्छा, जो याद करने वाली जो लाइन है वो ये भी है, जिसे मजीट की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ये मजीट एक पादप का नाम है जिसकी जड़ों से प्राप्त किया जाता है एलिजरीन सदस्य को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज़ वेरी रियल इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। कहीं से मेरे जैसे कोई छोटे मोटे क्वेश्चन घुमा के बना दिए तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि हमने ऐसा भी पढ़ा था। जिसका उपयोग मॉडर्न रंजक के रूप में किया जाता है, जिसमें भिन्न भिन्न धातुएं आयन के साथ भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं। ये देखो, वहाँ पे अपन ने 2 ही पढ़े थे कि एल्युमिनियम के साथ देखा तो गुलाबी और बेरियम के साथ देखा तो नीला, लेकिन यहाँ पे देखो Fe+3 के साथ काला बैंगनी, क्रोमियम +2 के साथ भूरा और मैग्नीशियम +2 के साथ बैंगनी रंग। अब देखो मैग्नीशियम +2 भी यहाँ पे बैंगनी रंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार के ये मास्टरमाइंड कलर है, इनका यही मुख्य काम। तो यहाँ जो अपन जितने भी यहाँ आपके रंजक पढ़ रहे हैं, मैंने कहा सिर्फ इनको 8 लाइनों में ही याद करने की कोशिश करें। और मैंने कहा था ये जितने भी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसीलिए बना रहा हूँ कि आप इस चैप्टर जो आपको PDF मिला है, नोट्स मिला है, या आपके पास बुक है, उसको पढ़ना कैसे और कितना सा चीज़ याद करना है और लास्ट टाइम कौन सी चीज़ों को रिपीट करना है। क्योंकि देखो जब आप रिविज़न करोगे तो आप पूरे किताब को तो पढ़ नहीं पाओगे, हो सकता है एक दिन की छुट्टी आए तो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी चैप्टर से मात्र 2 पेज ही आप मेन निकाल लो कि हाँ यही चीज़ है, बाकी आप जैसे जो मैं आज उच्चारण कर रहा हूँ वो कहानी आपको याद रहे तो आपको पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये आज का जो लेक्चर है हो सकता है ये 25 से 30 मिनट का हो, बट इसमें से कौन सी 8 लाइन इंपॉर्टेंट है, वो 8 लाइन आप 1 मिनट में रीड कर सकते हो। यानी कि एग्ज़ाम के टाइम में वो 1 मिनट ही आपके लिए 25 मिनट के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आज अपन मेहनत कर रहे हैं। करना क्या है, जैसे मैंने कहा अभी, संरचना के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण, कितने भागों में, 8 भागों का नाम लिखना। आपको ये भी कोई नहीं पूछेगा कितने भागों में बांटा है, क्या क्या नाम है, नहीं, वो तो आप लिख लो। ताकि आप इसलिए लिख लो कि कौन सा जो नाम लिख रहे हो, एजो के सामने जो आप लिख रहे हो कि एजो समूह है उनके सामने कौन कौन से नाम लिख रहे हो आप, जैसे कि सूडान है आपका, या आपका मिथिल ऑरेंज है, ये जो आप जो नाम लिख रहे हो इनके सामने, है ना। जैसे कि आप नाइट्रोस हो, या आप नाइट्रो समूह के लिए आपने पिक्रिक एसिड या आपका पक्का हरा ओ लिखा है, ये सब ये जो चीज़ें हैं वो सब आप उसके नाम के सामने उसका एग्जाम्पल लिख लो, बस फिलहाल इतना ही आपका काम है। स्ट्रक्चर की जगह है वो अपने आप याद होगी, ठीक है। और इस चैप्टर का इतने स्ट्रक्चरों से कोई लेना देना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैं बता देता हूँ कि आप इसको याद कर लो, कहीं काम आ सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि प्रेजेंट में आपके पास पढ़ाई कम, टेंशन ज़्यादा है, क्योंकि माहौल ही ऐसा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही है, ऑलमोस्ट सबके साथ ही कुछ ऐसा ही फीलिंग हो रही। तो कृपया थोड़ा सा इसको सीरियसली लें।
अब अपन लास्ट टॉपिक के ऊपर, यानी कि आज का जो अपना लास्ट पॉइंट है, फिर कल से अपन खाद्य पदार्थों के बारे में, रसायन में घुस जाएंगे। इसलिए लास्ट टॉपिक जो हमारा है विषम चक्रीय रंजक। अब देखो विषम चक्रीय जहाँ बात आ जाती है, वहाँ एक जो रिंग होती है अपनी, जो वलय होती है, हम देखो अपने ये भी मैंने क्लासिफिकेशन कराया है। विषम चक्रीय वलय का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन कार्बन की चेन है, उसके अंदर कार्बन के अलावा कुछ ना कुछ और कोई ना कोई एटम प्रवेश कर गया। चेन पूरी की पूरी कार्बन की नहीं है। सबसे बड़ी बात, जहाँ विषम वर्ड आ गया मतलब समान वर्ड नहीं है, यानी कि चेन में कार्बन ही नहीं, कार्बन के अलावा भी कुछ ना कुछ और कोई ना कोई यहाँ पे उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ जो अपनी स्ट्रक्चर है, बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट की स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर से देखो, ये यहाँ पे जो बीच में जो प्लस है, वहाँ गौर से देखना, वहाँ नाइट्रोजन है। बस क्या है, नाइट्रोजन है। बाकी आप समझ गए प्लस माइनस क्यों और कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है। एक्रीफ्लिविन इसका नाम है और इसका उपयोग बड़ा अच्छा है। उपयोग देखो, ये ऐसे रंजकों में कम से कम एक विषम चक्रीय वलय उपस्थित होती है, चाहे एक ही विषम चक्रीय हो, लेकिन विषम चक्रीय वलय। अभी अपन ने डाई फाइनिल मैथेन वाला जो रंजक देखा था, या ट्राई फाइनिल मैथेन वाला जो रंजक देखा था, उनके अंदर अपन ने कार्बन, सारी वलय जो थी वो कार्बन की थी। बट यहाँ पे देखो 3 वलय हैं। एंथ्रा की तरह देखा जाए तो 3 वलय हैं, बट यहाँ पे फर्क क्या है, फर्क है यहाँ पे एक वलय में एक कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन आ गया। तो ये विषम चक्रीय इसलिए बोला गया है। विषम चक्रीय वर्ड का मतलब ही यही है कि इस स्ट्रक्चर में कम से कम एक वलय में, ज़्यादा में भी हो सकता है, बट एक वलय में तो कम से कम मतलब विषम चक्रीय होगी उस वलय में, आप समझ गए। अब अपन इसके उपयोग पे बड़ा थोड़ा फोकस डालते हैं। इसका उपयोग कीटनाशक में भी किया जाता है। दूसरी चीज़, कीटनाशक रंजन मुख्य है। चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। केलिगो प्रिंटिंग, ये भी केलिगो प्रिंटिंग का मतलब समझ रहे हो, याद तो कर लोगे केलिगो प्रिंटिंग। देखो केलिगो प्रिंटिंग का मतलब क्या था कि जब पहले अपने जो सूती कॉटन के कपड़े थे, जब लंदन जाया करते थे, इंग्लैंड में जाया करते थे, तो वहाँ पे इनको इस नाम से संबोधित किया जाता। और आज अगर आप कैलिगो प्रिंटिंग का मतलब समझो, तो जो बारीक महीन धागे होते हैं, इनमें प्रिंटिंग का मतलब यही है कि मैं अगर मतलब सीधी भाषा में अगर प्रिंटिंग का मतलब दिखाऊं, तो आपको ये कह सकता हूँ, कोई भी प्रिंटेड कपड़ा है, या प्रिंटिंग जो भी आप प्रिंटिंग जो भी कपड़े पहनते हो, शर्ट पैंट सूट, आपकी जो भी कुछ भी XYZ आपने जो भी देख रखा है, आपके इधर उधर बेडशीट है, जो भी आप कपड़े देखते हो जिनके ऊपर प्रिंट होता है, आप ऐसे प्रिंट वाले, तो ये प्रिंटिंग, वो ये ही इसका मतलब है प्रिंटिंग वाला। ठीक, क्योंकि अपन रंजक की बात कर रहे हैं, तो रंजन की बात कर रहे हैं अपन, तो सब ये सभी इनके अंदर मेथड। तो आई होप कि आप ये सभी 5 वीडियो देख चुके होंगे। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो 5 देख चुके हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अपने इस चैप्टर के 7 या 8 ये जो कुछ पार्ट बनेंगे आधे आधे घंटे के, यानी कुल मिला के 4 घंटे मान लो, ये 4 घंटे आप अगर सुन लोगे 1 दिन में, 2 दिन में, जब भी, अभी तो टाइम है, अभी तो रोज़ आधा घंटा भी सुन सकते हो, लेकिन कभी रिवीजन के टाइम, जैसे मान लो जिस दिन टेस्ट है, उस दिन इस चैप्टर को 4 घंटे आज सुन लिए, है ना। और आपने जो मैं बोल रहा हूँ नोट्स, आपको PDF तो है ही है, PDF है, बुक है, साथ में चाहो तो पूरे भी बनाओ, बेस्ट है। बट एग्जाम टाइम में कौन सी चीज़ें बनानी है और याद कौन सी चीज़ें करनी है, वो उनके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। फिर बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को कचरा मत बना देना आप, क्योंकि इस चैप्टर को याद करने का तरीका अलग होना ही चाहिए आपका, वो ही होना चाहिए। आज के चैप्टर में आपके पास 8 लाइन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और वो उस दिन तक होनी चाहिए जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप 8 लाइनों को रिवीजन कर सकते हो, ये 25 मिनट का वीडियो नहीं देख पाओगे, या इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए वो चीज़ें होती हैं रिवीजन टाइम, जिनको अपन इम्पोर्टेंट या की स्टिक कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब पढ़ाई पे ध्यान दो।